हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 में आज हम 8 नंबर का चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7 नंबर के चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर लिए थे। अभी देखते हैं 8 नंबर का जो ये हमारा चैप्टर है वो एक कविता है, और कविता का जो शीर्षक है वो है यह सबसे कठिन समय नहीं। देखो, समय कठिन आता है, बिल्कुल आता है। जैसे आज का समय, वर्तमान समय बहुत कठिन चल रहा है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। किस कारण नहीं है? क्योंकि दैनिक जीवन के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। अभी भी लोग मजदूरी पर जा रहे हैं, अभी भी लोग बसों में सफ़र कर रहे हैं, अभी भी लोग इंतज़ार में बैठे हैं अपने आने वालों के। तो ऐसे ही कुछ बातों के साथ कवि बताने की कोशिश करेगा कि यह कठिन समय नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय है, लेकिन सबसे अधिक कठिन समय नहीं। जब सबसे अधिक कठिन समय होता है तब हमारे बहुत से दैनिक कार्य रुक जाते हैं, हमारे बहुत से ज़रूरी कार्य रुक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और शिथिल होकर के बैठ जाते हैं। कवि जो है हमारे इस कविता के, वो है जया जादवानी। जया जादवानी हमारी कवयित्री हैं, ये कह सकते हैं। देखिए कवित्री क्या कहती है, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, 2 बार नहीं का प्रयोग किया गया है। ये देखो लेखन की कला, इससे संबंधित प्रश्न भी आएगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, नहीं, नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जिसको आप कठिन समय बोल रहे हो, जिसको आप निराशा का समय बोल रहे हो, वो निराशा का समय नहीं है, वो कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। देखिए, कठिन समय जब होगा, सबसे कठिन समय जब होगा, तो व्यक्ति कर्मशील नहीं रहेगा, काम करना बंद कर देगा, क्रिएटिविटी बंद कर देगा, रचनात्मकता बंद हो जाएगी, प्रयास करना बंद कर देगा, निराशा में डूब जाएगा, शिथिल हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो, दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चोंच में तिनका दबा है, इसका मतलब चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तैयारी में है। कठिन समय होता तो वो घोंसला थोड़ी बनाती, निराश होकर के बैठ जाती कि ये तो सबसे कठिन समय है, अब तो हमारा जीवन बचेगा ही नहीं। लेकिन देखो, आप आशावाद की बात कर रहा है कवि कि अभी भी दबा है, कवियत्री बोल सकते हैं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, इसका मतलब नीड़ का निर्माण होगा। नीड़ कहते हैं घोंसले, घोंसले का निर्माण होगा। घोंसले का निर्माण होगा मतलब चिड़िया अभी भी काम में प्रवृत्त है, और वो हमें संदेशा दे रही है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं आया अभी, कठिन जरूर है, इसको हम बिताएंगे। तो चिड़िया की चोंच में दबा हुआ तिनका क्या समझा रहा है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी हम इस समय को निकाल सकते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करके। जैसे मैं अपना घोंसला बना रही हूँ, तो कठिन समय, सबसे कठिन समय नहीं है। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। ये ऊपर वाली लाइन से जोड़ेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली से जोड़ेंगे। ठीक है, तो चिड़िया की चोंच में भी तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है। उड़ने की तैयारी में है मतलब अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए, जाने के लिए तैयारी में है। तो सबसे कठिन समय तो नहीं आया है। अगर सबसे कठिन समय होता तो वह उड़ती ही नहीं, एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाती। अभी भी झरती हुई पत्ती, पत्ती मतलब पत्ता, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी आप देख सकते हो, ये मान लीजिए पेड़ है और उससे पत्ती झड़ रही है, तो एक हाथ उसको भी थामने के लिए बैठा है, उसको भी रोकने के लिए बैठा है। पत्ती का झड़ना से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अगर निराशा में डूबा है, अंत समय की ओर जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए भी जब तक आखिरी सहारा नहीं मिलता है, तो उसको सबसे कठिन समय नहीं कह सकते। पत्ती झड़ने से रोका जा रहा है, उसको सहारा देने के लिए, उसको थामने के लिए बैठा है एक हाथ। आज भी एक सहारा देने के लिए वहाँ पर हाथ मौजूद है, उस पत्ती को झड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि ये सबसे कठिन समय नहीं आएगा। सबसे कठिन समय तब आएगा जब व्यक्ति सहयोग करना बंद कर देगा, वो पत्ती झड़ेगी और झड़ती हुई गिर जाएगी, कोई उसको सहारा नहीं बनेगा, कोई उसको सहयोग नहीं देगा। जब तक हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं,
सबसे कठिन समय नहीं आया। सबसे कठिन समय में उम्मीद खत्म हो जाएगी, एक दूसरे का लोग सहारा नहीं बनेंगे। ठीक है, देखिए अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ तक बहुत अच्छी बात कही है। अभी भी आप जाकर के देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, लोग अपने स्थानों पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने काम पर से लौट रहे हैं, अपने काम पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जा रही है अपने गंतव्य तक। गंतव्य तक, गंतव्य किसे कहते हैं? जहां हमें पहुंचना होता है वहां पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी अभी भी जा रही है। सबसे कठिन समय जब आएगा तो वो रेलगाड़ी नहीं जाएगी, वो रोक दी जाएगी कि लोग अब सहयोग नहीं करेंगे, अब हमें कहीं नहीं जाना है, सबसे कठिन समय आ गया है तो रुक जाइए। लेकिन अभी भी सभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम हो रहा है, रेलगाड़ी लोगों को पहुंचा रही है, लोग अपने दैनिक जीवन में मशगूल हैं काम करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी भीड़ भाड़ से भरा जीवन चल रहा है। तो सबसे कठिन समय नहीं आया है, कठिन समय जरूर आ गया है। जहां कोई कर रहा हो प्रतीक्षा, ठीक, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। क्या कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से? इन पंक्तियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि जहां वो रेलगाड़ी जहां जा रही है गंतव्य तक, जहां हमें पहुंचना है, वहां पर कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। जहां हम जा रहे हैं वहां कोई ना कोई हमारी प्रतीक्षा जरूर कर रहा है। प्रतीक्षा कर रहा है मतलब लोग अपना दैनिक जीवन चला रहे हैं, लोग दूसरों का इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार तो सबसे कठिन समय में नहीं किया जाता है। तो जहाँ मतलब जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हमारी प्रतीक्षा हो रही है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ। अभी भी कोई न कोई किसी को कह रहा है कि तुम जल्दी से आ जाओ, घर पहुँच जाओ, घर जल्दी आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, सूरज डूब रहा है। मतलब लोग अपने दैनिक जीवन के कार्य में भाग ले रहे हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। और जब तक हम अपने काम पर जा रहे हैं, रोजगार चल रहा है, मेहनत करना हमने नहीं छोड़ा है, तो सबसे कठिन समय कहाँ है? सबसे कठिन समय जब आएगा तो घर बैठ जाएंगे, निराश हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, एक जगह स्थिर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कोई किसी को कह रहा है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने को वक्त आ गया है। जब हम खेल रहे होते हैं तो मम्मी कहती है कि वापस आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब खेल कूद भी हो रहा है, लोग खेतों में भी जा रहे हैं, सूरज डूबने से पहले उनका इंतजार करने वाले बच्चे घर पर इंतजार भी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। बहुत अच्छी बात आई है। अभी भी निराशा नहीं आई है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है गाँवों में, किसानों में, गरीबों में और अमीरों में, सभी वर्ग में उस कथा का, उस कहानी का आखिरी हिस्सा आज भी कहा जा रहा। आखिरी हिस्सा कहा जा रहा है मतलब पूरी कहानी कही जाती है किसके द्वारा? बूढ़ी नानी के द्वारा। जो बूढ़ी नानी पहले हमें कहानी सुनाया करती थी, एक उम्मीद भरी राजा रानी की कहानी, जिसमें हम अच्छी नींद सोया करते थे कहानी सुन करके, वो कहानी का आखिरी हिस्सा आज भी सुना जा रहा है। सदियों से, सैकड़ों वर्षों से जो कहानी सुनाई जा रही है वो आज भी सुनी जा रही है। उस कथा का, उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी वो आज भी कहा जाता है, आज भी लोगों के द्वारा सुना जाता है और नानी के द्वारा कहा जाता है। मतलब सबसे कठिन समय अभी तो नहीं आया है, कठिन समय जरूर आया है। अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, ठीक है, अर्थतंत्र बदला है और कलयुग जरूर आया है। लेकिन नानी की कहानी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। नानी अभी भी कहानी सुना रही है। मतलब बच्चे अभी भी नानी के निकट हैं, नानी के पास हैं, उससे निकटता रखे हुए हैं। सद्भाव, प्रेम, दया, करुणा वो अभी भी इस समाज में बची हुई है। तो अभी सबसे कठिन समय नहीं आया। सबसे कठिन समय जब आएगा जब दया के स्थान पर क्या ले लेंगे? कष्ट ले लेंगे, अत्याचार ले लेंगे, गुंडागर्दी ले लेगी, डर ले लेगा, भय ले लेगा, कष्ट ले लेगा, बेईमानी ले लेगी। तो अभी भी वो कठिन समय नहीं आया है। अभी भी नानी को मान सम्मान दिया जा रहा है, नानी से कहानी सुनी जा रही है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर।
नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चे हैं वो दादी से नानी से कहानी सुन रहे हैं तो कठिन समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सबसे कठिन समय तो नहीं है। अभी भी आती है एक बस, मानो एक बस आती है कहाँ से, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, और लाती है बचे हुए लोगों की खबर। कौन कौन अंतरिक्ष के पार लोग बचे हुए हैं, इंसान बचे हुए हैं। शायद नानी की उस कहानी में या कल्पना में हम बच्चों को सिखाते हैं कि एक बस अंतरिक्ष के पार से आती है और बचे हुए लोगों की खबर वो अंतरिक्ष के पार आती हुई बस हमें बताती है और लाती है कि कौन कौन बचा है, क्या हो रहा है अंतरिक्ष पार भी। तो अंतरिक्ष के पार की जब घटनाएं याद की जा रही हैं, अंतरिक्ष के पार की जब बात की जा रही है, वर्तमान की बात की जा रही है, नानी की बात की जा रही है, रेलवे स्टेशन पे रेलवे भरी चल रही हैं, और चिड़िया की चोंच में जब तिनका है घोंसला बनाने के लिए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कठिन समय आ गया है, सबसे कठिन समय आ गया है, निराश हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ? नहीं, उम्मीद अभी बाकी है। क्या बाकी है? उम्मीद बाकी है, आशाएं बाकी है। और जब आशा और उम्मीद बची हो तो उसे ये नहीं कह सकते कि सबसे कठिन समय आ गया। कठिन दौर है, निकल जाएगा, लेकिन हमें अपने काम, अपने कर्म करते हुए चलते रहना चाहिए। अपने कर्म, अपने कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये कठिन समय निकल जाएगा और हम अपने कर्म में, अपने कार्यों में निवृत्त रहेंगे, लगे रहेंगे, तो कठिन समय निकल जाएगा। क्योंकि सबसे कठिन समय तो आए नहीं है, सबसे कठिन जब समय आएगा तो हम अपना कर्म छोड़ देंगे। तो कवि या कवियत्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। और सबसे कठिन समय बोल करके हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि पक्षी भी अपना काम कर रहा है, बच्चे भी अपना कार्य कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, बड़े भी अपना कर्म रोज कर रहे हैं, और दादी नानी की कहानियाँ भी वैसी की वैसी चल रही हैं। चलिए कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। कविता ज़्यादा बड़ी नहीं है, और जान लेते हैं प्रश्नों में क्या है। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। चिड़िया का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिड़िया अभी भी उड़ने के लिए तैयार बैठी है और उसकी चोंच में तिनका है। वेरी गुड। और बताइए, रेल रेल में यात्री सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और क्या तर्क दिए हैं? नानी से कहानी सुनी जा रही है, अभी भी लोग कहानी सुन रहे हैं। हमारा इंतज़ार हो रहा है, जहाँ हमें पहुँचना हो रहा है वहाँ पर से इंतज़ार किया जा रहा है हमारा, सूरज ढलने से पूर्व हमें बुलाया जा रहा है। तो ये तर्क प्रस्तुत करके कवियत्री ने कहा है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। जब ये आएगा कठिन समय तो ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। चिड़िया की चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? अपना घोंसला बनाने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए। जब भविष्य के लिए कार्य हो रहे हैं तो वो उड़ने की तैयारी में है। वह तिनको का क्या करती होगी? तिनको से वो क्या करती होगी? घोंसला बनाएगी, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगी, अपनी सुरक्षा प्रदान करेगी, नया निर्माण करेगी। नया निर्माण किसके लिए? भविष्य के लिए करेगी। तो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कार्य हो रहा है, मतलब सबसे कठिन समय नहीं है। हम ये लिख सकते हैं कि उड़ने की तैयारी में है, अपने गंतव्य स्थान पर जाएगी और घोंसले का निर्माण करेगी पेड़ की उस डाली के ऊपर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग आया है, तो अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए जिसमें निरंतरता या बिना रुकने वाले कार्य। अभी भी पानी आ रहा है, अभी भी मोहन खेल रहा है, अभी भी बच्चे खेल रहे हैं, निरंतरता का, क्योंकि अभी भी खेल रहे हैं। ठीक। तो इस प्रकार से किया जा सकता। हाँ, और बना सकते हैं, जैसे अभी भी बाजार लगा हुआ है, अभी भी बसें आ रही हैं, अभी भी पानी बरस रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कर सकते हैं। अभी भी हवा चल रही है। नहीं और अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बताइए। नहीं, अभी भी अच्छा समय चल रहा है, ये लीजिए। नहीं, अभी भी बारिश हो रही है। नहीं, अभी भी धूप खिली हुई है। नहीं, अभी भी पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। और इनके पीछे कौन से भाव छिपे हो सकते हैं, ये बताने के लिए कि नहीं, अभी निराश होने की, परेशानी की आवश्यकता नहीं है, पक्षी उड़ रहे हैं। नहीं, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धूप खिली हुई है। नहीं, अभी भी
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, सूरज चमक रहा है। ठीक, ये थे हमारे कुछ प्रश्न उत्तर, और कविता से आगे कुछ हैं, देख लीजिए हमने काम किए हैं कि नहीं है, फिर हम वीडियो खत्म करते हैं और नई वीडियो के साथ हम नई लेकर के आते हैं। घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त की है जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो दादी नानी से आप कोई भी कहानी सुन सकते हैं जिसमें कहानी के आखिरी हिस्से में किसी ने बहुत बड़ा कार्य किया हो, कठिन परिस्थितियों में जीत लिया हो। बहुत सारी बछेंद्री पाल की कहानी है, जब वह एवरेस्ट फतेह करने गई तो आखिरी क्षणों में किस प्रकार सांसें नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन कमी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने एवरेस्ट को फतेह किया था। इसी प्रकार महाराणा प्रताप की कहानी सुन सकते हो कि कठिन परिस्थितियों में उसने हौसला नहीं हारा, अंतिम परिस्थितियों में भी उसने युद्ध जीता था, वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है क्या? बिल्कुल कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय अभी भी खेल के मैदान से लौटकर चलने वाले की सूचना देता है। घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति हमारा चाहने वाला होता है, हमारा नज़दीकी होता है, मित्र होता है, या माँ बाप होते हैं, घर वाले होते हैं जो हमारी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, इसलिए वो हमारी प्रतीक्षा करते हैं, अपने होते हैं। ठीक, ये थे हमारा इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर। मैं समझता हूँ ये चैप्टर, ये कविता अच्छे से आपको समझ आई होगी और प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।